गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल हूँ, सीनियर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं दिल्ली और एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, जिसको हम एडीपीकेडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मेजॉरिटी ऑफ चाहे पेशेंट्स हों या डॉक्टर्स हों, तो एडीपीकेडी इज द स्टैंडर्ड एब्रिविएशन फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेबल डिजीज है किडनी की इन जनरल पॉपुलेशन। सो अगर हम बात करें कि कितने लोगों को होती है ये पॉपुलेशन में, तो अप्रॉक्सीमेटली 9-10 लोगों को होगी पर 10,000 पॉपुलेशन। तो बहुत कॉमन है और 10% डायलिसिस या ट्रांसप्लांट रिक्वायरिंग पेशेंट्स इस डिजीज़ के होते हैं। तो अगर 100 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है या 100 पेशेंट्स डायलिसिस पे चल रहे हैं, तो उसमें से करीब 10 पेशेंट्स इसी डिजीज़ के होंगे अलोन। तो बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़ कि ये जेनेटिक है, जेनेटिक इन अ सेंस कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाती रहती है और इसीलिए इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% चांस होता है, चाहे मदर या फादर किसी को भी अगर ये डिजीज़ है, तो अगली पीढ़ी में जाने का। और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, तो इसका XY क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है। ये रिस्पेक्टिव जेंडर किसी को भी है, मदर या फादर को, तो बॉय हो या गर्ल हो, 50% चांस होगा कि ये डिजीज़ अगली जनरेशन में आ जाए। मोस्टली 2 जीन्स होती हैं जो इस डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। PKD1 जो मोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द केसेस उसी के होते हैं, और PKD2 अप्रॉक्सीमेटली 15% केसेस होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये फैमिली में डिजीज़ नहीं है किसी को, तो ये फर्स्ट टाइम किसी को, कोई पीढ़ी तो होगी जहाँ पर डिजीज़ फर्स्ट टाइम आएगी, तो उसमें हम बोलते हैं डी नोवो म्यूटेशंस हो गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 15% पेशेंट्स में डी नोवो म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम आ रही होती है डिजीज उस जनरेशन में। नॉर्मली अगर हम देखें कि ये कब किडनी फेलियर में पहुंच जाते हैं पेशेंट्स, तो एवरेज एज ऑफ किडनी फेलियर और रिक्वायरिंग किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी या किडनी सपोर्ट थेरेपी इज अराउंड 5th डिकेड ऑफ लाइफ, 50 to 60 ईयर्स की एज में। तो हम लोग क्यों वरीड हैं इसको लेके पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, अगर उतना लेट किडनी फेलियर हो रहा है तो? बिकॉज इसका कोर्स बहुत वेरिएबल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पीडियाट्रिक्स एज से इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे, इंटरवेंशन इन द सेंस के वेट मैनेजमेंट, बीपी मैनेजमेंट एटसेट्रा, तो हमारे आउटकम्स अच्छे होंगे, हम कॉम्प्लिकेशंस को पहले पिक कर पाएंगे। तो अर्ली डिटेक्शन एक अच्छा आइडिया होता है। तो हाउ डज इट प्रेजेंट, इसका प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है एडीपीकेडी का? तो जैसे मैंने बोला ये बहुत वेरिएबल है, तो इसको क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो मैंने भी डिस्कस किया कि 5th डिकेड ऑफ लाइफ में किडनी फेलियर होता है, हाइपरटेंशन की तरह प्रेजेंट करती है, ब्लड इन यूरिन की तरह प्रेजेंट करती है अप्रॉक्सीमेटली 3rd-4th डिकेड में, एंड देन इट प्रोग्रेसेस टू एंड स्टेज किडनी डिजीज। एक होता है अर्ली ऑनसेट डिजीज, जहाँ पे आपको जो भी सिम्टम्स हैं वो लेस देन 15 ईयर्स की एज में देखना शुरू हो जाएंगे, उसको हम अर्ली ऑनसेट डिजीज बोलते हैं। और क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है इसका वेरी अर्ली ऑनसेट डिजीज, जहां पे आपको 18 मंथ्स की एज से भी पहले सिम्टम दिखना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट जो एंटीनेटल स्कैन्स होते हैं वहीं पे प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, किडनी लार्ज दिखना शुरू हो जाती हैं, ब्राइट दिखती हैं थोड़ी सी किडनीज। तो ये मोर और लेस एक अदर एंटिटी होती है ARPKD, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो उसकी तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन जब हम जेनेटिक्स करते हैं तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट आती है, उसको हम वेरी अर्ली ऑनसेट किडनी डिजीज बोलते हैं। एक फैमिली में सपोज मदर को या फादर को एडीपीकेडी था, तो ऐसा नहीं है कि सेम क्लिनिकल कोर्स बच्चे में भी फॉलो होगा। ये वेरी कर सकता है कि मदर फादर को बहुत डिलेड डिजीज ऑनसेट था, बच्चे में जल्दी हो जाए। दूसरा, इन बिटवीन फैमिली, सपोज 2 फैमिलीज हैं कि भाई एक फैमिली में तो बहुत जल्दी आ रहा है, तो हो सकता है दूसरी में देर में आए, या दूसरी में जल्दी देर में आ रहा है तो इस वाली फैमिली में जल्दी आते हैं। इन बिटवीन फैमिलीज एंड विद इन द फैमिलीज भी कोर्स वेरी करते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम एडीपीकेडी का हाई ब्लड प्रेशर है। तो इंसिडेंटली डिटेक्टेड हाई ब्लड प्रेशर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एडीपीकेडी। ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होती है और ये अर्लीस्ट है। ये सिस्ट बर्डन का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी कितनी सिस्ट हैं इन ईच किडनी। ये सिस्ट बर्डन से डायरेक्टली कोरिलेट करता है, जितना ज्यादा सिस्ट बर्डन होगा उतनी ज्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। सो अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, एज वी नो, कि किसी भी CKD पेशेंट्स को, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स का आउटकम वर्सन करती है। तो यहाँ भी ये सेम थ्योरी अप्लाई होती है कि अगर हम हाइपरटेंशन को अर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करेंगे, तो अर्ली किडनी फेलियर होना शुरू हो जाए। द सेकंड इज कि हमारा इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि हमने यूरिन टेस्ट कराया था, किसी वजह से उसमें प्रोटीन आना शुरू हो गया, जिसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो वो इंसिडेंटल एक फाइंडिंग होती है। अनदर कॉमन प्रेजेंटेशन के यूरिन टेस्ट
टेस्ट हुआ था उसमें आ गया। देन कुछ पेशेंट्स में ब्लड इन यूरिन आ जाता है। अगर हम बात करें कि कितने पेशेंट्स में बच्चों में आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 15% बच्चे सिर्फ ब्लड इन यूरिन के साथ प्रेजेंट करते हैं ADPKD में। बाकी माइनर सिम्टम्स होते हैं लाइक फ्लैंक पेन हो रहा है, वो सिस्ट वॉल्यूम के साथ कितनी बड़ी बड़ी सिस्ट है जिससे बच्चे को या अडल्ट को हैवीनेस लग रही है, यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरिन में स्टोन्स बन रहे हैं, यूरिन की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी पुअर है कि बहुत ज्यादा यूरिन बना रहा है पेशेंट, या सिस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये किडनी से या यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कि किडनी के बाहर भी कोई सिम्टम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसमें आपका लिवर के अंदर सिस्ट, स्प्लीन के अंदर सिस्ट, पेंक्रियास के अंदर सिस्ट, ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती हैं लेकिन होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 10% एडल्ट्स कैन हैव इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म का मतलब है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कहीं पर एक डायलेटेड ब्लड वेसल है जो पतली है, जो फट सकती है, जो ब्लीड कर सकती है। तो 10% पेशेंट्स को होता है, तो उसको हम अडल्ट्स में जैसे फॉलो करते हैं कि एक डायग्नोसिस पे हमने एक MRI कराया, फिर 5 इयर्स के बाद करा के देखा कि बढ़ तो नहीं गया, या किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस की, तो हम वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव होते हैं ढूंढने के लिए, या बहुत सीवियर किसी को हेडेक के साथ प्रेजेंट किया जिस लग रहा है कि शायद ब्लीड हो गया है, तो वो सारी चीजें हैं। तो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, अदर इज इंग्वाइनल हर्निया एंड हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस में वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल डिजीजेस सब कॉमन है, कोरोनरी आर्टरी एब्नॉर्मेलिटी, सारी चीजें कॉमन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हार्ट डिजीजेस कम कॉमन है ADPKD के साथ। ब्रेन इज मोर कॉमन, लिवर सिस्ट, स्प्लीन सिस्ट इज कॉमन। तो ये सारी चीजें हैं कि अलग ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं। फिर हम बात करें कि हम कैसे पता लगाते हैं कि ये तेजी से बढ़ेगी, तो उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक इमेजिंग का क्राइटेरिया जिसको हम मेयो इमेजिंग क्राइटेरिया बोलते हैं, MIC, ये यूजुअली अडल्ट्स में अप्लाई होता है। दूसरा होता है प्रेडिक्टिंग रीनल आउटकम इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ProPKD स्कोर। ये स्कोर कैसे हम लोग करते हैं, जैसे मेल है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, हाइपरटेंशन लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे, यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे। नॉन ट्रंकेटिंग म्यूटेशन, ये म्यूटेशन का एक वेरिएशन है, जब हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें आता है। तो नॉन ट्रंकेटिंग है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे, और ट्रंकेटिंग है तो उसको 4 पॉइंट्स देंगे। तो अगर ये ओवरऑल स्कोर इन सब का मिला के मोर देन 6 है तो वो फास्टर डिजीज प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है कि हमारा ये डिजीज फास्टर प्रोग्रेस करेगी। टोटल किडनी वॉल्यूम ऑन MRI ऑल्सो प्रेडिक्ट्स कि ये फास्टर प्रोग्रेशन है। जितना ज्यादा किडनी का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा फास्टर प्रोग्रेशन होगा किडनी डिजीज के लिए। अदर चीजें जो हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जैसे कि ओवरवेट है, ओबेसिटी है, दोनों के साथ ही फास्टर प्रोग्रेशन होता है। तो मेक श्योर कि हमारा जो पेशेंट है वो गुड BMI पे रहे। एंड ओबीस पेशेंट्स है 50% हाइयर टोटल किडनी वॉल्यूम एंड फास्टर डिक्लाइन ऑफ किडनी फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ओवरवेट और ओबीस नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाउ डू वी मैनेज द डिजीज जब हम डायग्नोस कर लेते हैं? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका कोई क्योर नहीं है, जेनेटिक डिजीज है, अभी कोई जीन थेरेपी नहीं आई है हमारे पास जिससे हम चेंज कर पाएं, तो कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। वी ओनली प्रोवाइड सपोर्ट सो दैट कि अगर किडनी को सपोज 55 में फेल होना था तो हम उसको थोड़ा सा आगे खींच पाएं, 60-65 तक ले जा पाएं, या 30 में फेल होना था तो उसको थोड़ा सा और आगे खींच पाएं। सिर्फ उसी तरह से मैनेज कर पाते हैं। और जब भी हमारे किडनी की सपोर्ट थेरेपी रिक्वायर्ड है तो हम लोग गुड हेल्थ में हैं, लाइक कोई ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बोन के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अनीमिया नहीं है, वेट वगैरह सब ऑप्टिमल है। तो ये सारी चीजें करते हैं। पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में क्या चैलेंजेस हम लोग फील करते हैं जब हम ADPKD मैनेज करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज काउंसलिंग। कि सपोज एक पेरेंट कपल है जिसमें से किसी एक को ADPKD है, नाउ दे वांट कि भाई उनके बच्चा है, अब उसको पता लगाएं कि इसको ADPKD है या नहीं, बिकॉज 50% चांस है इसको भी ADPKD हो जाने का, पता लगाएं या नहीं। तो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन इन द सेंस कि स्क्रीनिंग के प्रोज एंड कॉन्स बताने चाहिए पेशेंट्स को। कि प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे। प्रोज होते हैं कि हम लोग अर्ली सिस्टमेटिक अप्रोच से इनको फॉलो कर पाते हैं, बीपी का अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन और हो रहा है तो अर्ली मैनेज कर पाते हैं। कॉन्स है कि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है और इसका कोई क्योर नहीं है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है पेरेंट्स को काउंसिल करते वक्त कि क्या बच्चे में स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और अगर बच्चा एडोलेसेंट
एडोलेसेंट है, 13 टीनेजर है, तो उसको हमें ज़रूर डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जब हमने डिसीजन लिया कि हमें बच्चे को स्क्रीन करना है तो हम कैसे स्क्रीन करेंगे? अल्ट्रासाउंड बेस्ट मॉडलिटी होती है स्क्रीन करने के लिए। उसमें अपने क्राइटेरिया होते हैं कि कितनी सिस्ट किस टाइम पे दिख रही हैं, कितनी बड़ी सिस्ट हैं, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये ADPKD है या कुछ और लग रहा है। उसके अलावा जेनेटिक स्क्रीनिंग है। जेनेटिक स्क्रीनिंग केस टू केस बेसिस पे वेरी करती है। हम लोग वेरी अर्ली ऑनसेट में ज़रूर करते हैं, और अगर कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशन है तो ज़रूर करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्क्रीनिंग के बाद क्या ऑफर करते हैं पेशेंट्स को? लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में लो सॉल्ट डाइट, यहाँ पे एक्चुअली लो सॉल्ट डाइट है, जैसे हम लोग नॉर्मली किडनी डिजीज में बोलते हैं नो एडेड सॉल्ट, यहाँ पे लो सॉल्ट डाइट है। 1 to 2 ग्राम पर केजी का टारगेट होना चाहिए कि आप एक्चुअली लो खाएं सॉल्ट को, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, स्पोर्ट्स खेलें, अपना BMI मेंटेन करें, कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं खाएं जिससे किडनी अफेक्ट होती है, बाकी हेल्दी डाइट पे रहें। मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स चाइल्ड कैन प्ले। कुछ बच्चों को किडनी में सिस्ट में ब्लीड हो रहा होता है, तो वो जो हाई रिस्क पे हैं सिर्फ हम उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट या कॉम्बैट स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं, बाकी सारे स्पोर्ट्स अलाउड हैं, बिकॉज वो हेल्दी रहने में आपको मदद करते हैं। आप स्क्रीन आपने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को अब ADPKD है, अब क्या, तो अब हम उसका एनुअल ABPM करेंगे ताकि हम उसका हाइपरटेंशन जल्दी पिक कर पाएं, बिकॉज दिस इज हाइपरटेंशन इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी। जैसे ही हाइपरटेंशन हम लोग पिक करते हैं, हम उसको एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, लोअर सेंटाइल्स पे टारगेट करते हैं ब्लड प्रेशर को, और उतना लोअर सेंटाइल पे रखने की कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा आउटकम होता है। सेम प्रोटीनूरिया के लिए होता है कि यूरिन में यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन करा कर देखते हैं कितना प्रोटीन है, और उस हिसाब से फिर हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बाकी ड्रग्स कुछ हैं जिनके अपने सर्टेन इंडिकेशंस हैं, और वो बहुत ही स्पेसिफिक सिनेरियोज में दी जाती हैं, उसको ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए, स्पेशली इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो सेंटर्स एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के थ्रू देना चाहिए। इसमें टॉलवेप्टन आती है, समटाइम्स मेटफॉर्मिन, स्टैटिन्स आती हैं, बाकी ऐसे अभी कोई और ड्रग एप्लीकेबल नहीं है इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। सो ओवरऑल अगर हम बात करें ADPKD की, तो ADPKD एक जेनेटिक डिजीज है। 50% चांस है नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब नेक्स्ट बेबी में ट्रांसमिट होने का। अर्ली डायग्नोसिस डेफिनेटली बेटर मैनेजमेंट शो करती है, बट उसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर टीनेज है तो उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, और हाई सस्पिशन ऑफ ब्रेन के एन्यूरिज्म का, और हाई इंटेंसिव कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।